एक मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। आनंद जी, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, कोई बात। कुलदीप जी, कुलदीप सिंह जी, कानपुर। कुलदीप जी, जी जी साढ़े लाल जी। सात की मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो गए आप? जी 7:30 बजे की मीटिंग में ज्वाइन क्यों नहीं होते सब लोग अपने? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है एक्चुअल में कौन सी मीटिंग की बात ग्रुप हो रही है ग्रुप में ज्वाइन है ना आप? ग्रुप में ज्वाइन है, ग्रुप में लिंक आती। अच्छा। ठीक है। आप मुझे सुभाष जी, हेलो सुभाष जी, हाँ बोलिए। आप हाँ मुझे एसएमएस दे दीजिएगा वो 7:30 वाली मीटिंग के लिंक का। मेरे पास में क्या व्हाट्सएप नहीं है अभी 4-6 महीनों से। ठीक मुझे है, ठीक है। एसएमएस दे दीजिएगा लिंक, ये बोल रहा हूँ। नहीं, मैं कुलदीप सिंह जी को बोल रहा था। कुलदीप मैं सिंह एक बार हमारे। फिर से चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं डेली ज्वाइन करता हूँ। दीदी को बोल दो ज्वाइन करने का। ये अपना ग्रुप में ऐड करने का मैंने तो किया था आपको। हाँ तो श्रीका डाला दिया था। ये पूरा श्रीका डाला है था। पूरा डॉक्टर सुभाष जी, हाँ क्या बोलिए शुरू नहीं बोलिए। हुई है क्या? मैं शुरू आनंद करता हूँ। आनंद आनंद जी ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा 1 मिनट मांग रहे थे तो मैंने कुलदीप जी से बात की। ज्वाइन कर रहे हैं आनंद सबको जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार आनंद जी। आवाज आ रही? सबको आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही? एक मिनट। आ रही आवाज जी। जी। हाँ, वो बीच में मुझे ही नहीं आ रहा था। हाँ, सबको नमस्कार। तो आज का नमस्कार जो बोलिए। हमारा विषय है कि सहकार का वैध। नमस्कार। हमारे डॉक्टर सुभाष नालंगे जी को मैं आमंत्रित करने से पहले वह मंत्र पढ़ना चाहूँगा। वैदिक मंत्र। संगच्छध्वं द्वाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुति समाना हृदय निवह समानमस्तु मनो यथा वह सुशासति। चले साथ और बोले साथ दिल से हिल मिल जिए साथ अच्छे कर्म करे हम साथ बैठ के साथ भजे हम नाथ। हो संकल्प समान समान हो जन जन के हृदय समान निश्चय सम हो कार्य समान बने सम एक मानव समान। तो यह जो बात है कि एक साथ चलने की जो भावधारा है यानी समानम एजति इति समाजः, एक साथ चलना ही समाज है। और यह सहकारिता का आधार जो ऋग्वेद से आया है, इसके आधार पर आज हमारे डॉक्टर सुभाष नालंगे जी को मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले कि जो सहकारिता पर जो उनकी जो एक क्रांतिकारी जो अभियान चल रही है, हम कहते हैं शक्ति संपादन गतिवर्धनम क्रांति। तो उन्होंने सब जगह शक्ति लगाया है और हम सब लोग का अब दायित्व बनता है कि इस सहकारिता को संग छुद्म के इस भावधारा के साथ जोड़ करके और हम लोग मिलित ईश्वर पर गुरुकुल भी रहता है। तो हम डॉक्टर सुभाष नालंगे जी से आमंत्रित करेंगे और तब तक हमारे बाकी जो स्पीकर्स हैं हमारे ये आचार्य अभिव्रत जी और आचार्य कल्याण आनंद जी, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्रणाम। हम कल टावरी साहब और
हम सब मिलकर अन्ना जी के पास कोऑपरेटिव के बारे में चर्चा करने के लिए रालेगंज सिद्धि में बैठे थे। वहाँ 2 घंटे की अन्ना जी ने समय दिया और जो उनके अनुभव है कोऑपरेटिव के बारे में वो सारे हमें सबको समझा दिए और एक अच्छा विचार आप लेकर चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ हूँ और जहां मेरी जरूरत पड़े, जहां मेरा फोटो यूज करना है आपको, और जो काम आपको समाज में, ग्राम में, गुरुकुल में, स्कूल में, सभी क्षेत्रों में जो काम करना है, इस कार्य के लिए मैं आपके साथ 24 आवर्स रहूंगा, ऐसा उन्होंने हमें बोला। तो ये अपने जो सेवक कोऑपरेटिव है, तो ये सेवक जो नाम मिला है अपने को, शॉर्ट फॉर्म सेवक करके जो बना है, वो भी नाम उनको बहुत पसंद आया। और इसमें हम क्या काम करने वाले हैं, कैसा काम करने वाले हैं और देश में क्या बदलाव करना चाहते हैं, ये भी सारी चीजें उन्होंने हमें पूछी और मैंने और टावरी सर ने उनको सारे जो उनके क्वेश्चन थे तो उनको भी हमने अच्छी तरह से उनको जवाब दिया, समझाया। और हमारे भी कुछ सवाल थे दोनों के, वो भी हमने उनको पूछा। उन्होंने बोला आज आप दिल खोलकर बातें करो। तो हमारे जो कुछ सवाल थे कि ये जो कोऑपरेटिव है ये क्रेडिट और हाउसिंग में काम नहीं करेगी, तो ये बात हमने अन्ना जी को समझा दी। और ये काम, ये बात, ये जो कोऑपरेटिव है अपनी सेवक कोऑपरेटिव, ये किसान के साथ काम करेगी, ग्रामीण एरिया में जाके काम करेगी, प्राइमरी लेवल पे काम करेगी और गांव में जो उत्पादन होता है उसका सेलिंग करने का काम ये सेवक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव देश में करेंगी, विदेश में भी करेंगी जरूरत पड़े तो ये सारे बातें हुई। बाद में अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू कर दी है। 5 तारीख को अपने को नाम मिला और अभी बाकी की प्रक्रिया चालू है। 50-50 मेंबर्स दोनों स्टेट से हमने लिए हैं। सब लोग सब क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार है और जो अनुभवी लोग हैं उनको ही पहले 50 में सिलेक्शन किया है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छे लोग उस दिन कानपुर की मीटिंग में मुझे देखने को मिले और जल्दी है कल परसों उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2 दिन का कार्यक्रम है। और फिर महाराष्ट्र में हम आएंगे। महाराष्ट्र में शिव जयंती का कार्यक्रम है और 19 तारीख उड़ीसा में कार्यक्रम है शिव जयंती का। तो उड़ीसा में भी महाराष्ट्र से सारी टीम जा रही है और सभी जगह कार्यक्रम की तैयारी की है। और अन्ना जी ने ये भी बोला कि हर महीने 2 दिन आप यहाँ नए लोगों की कार्यशाला ले लो, प्रशिक्षण ले लो और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कोऑपरेटिव के लोगों को। ये भी उन्होंने बार बार 2 घंटे के इसमें चर्चा की। तो ऐसी बातें सारी हुई है। कोऑपरेटिव में सबको साथ लेके सबका विकास करना है, यही सहकारिता से समृद्धि लाकर दिखाना है। अपन क्या कर सकते हैं कोऑपरेटिव में, ये अपन सारे अपने जो सदस्य है, गांव के लोग हैं और अपने देश विदेश के लोग हैं, इनको भी अपन अपने कोऑपरेटिव द्वारा दिखाएंगे। जून महीने में 4, 5 और 6 जून को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रालेगन में अपन नेशनल कोऑपरेटिव द्वारा आयोजित कर रहे हैं
इसी में भी 3 दिन अन्ना उपस्थित रहेंगे और मार्च में भी अन्ना 2 दिन उपस्थित रहेंगे। जब अपना कार्यक्रम रहेगा तो वो अपने को फुल टाइम देंगे, उस टाइम बाकी लोगों को वो नहीं बुलाएंगे, ऐसा उन्होंने कल वादा किया है। और 2-4 दिन में वो अपने को एक लेटर भी देने वाले हैं कि मैं ये सेवक कोऑपरेटिव के साथ पूरे भारत में जो जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको जो मानने वाले लोग हैं, उनको जो पसंद लोग हैं और उन्होंने जो काम करके दिखाया है, वो लोगों को भी अपने साथ जुड़ाने का वादा उन्होंने किया है। धन्यवाद। आचार्य जी, मैं कहीं जाना था, 2 मिनट मुझे देंगे तो मैं भी बोलना चाहूंगा। ठीक है, मैं तो चाह ही रहा था आपको बुलाने के लिए, आपने तो हमारी दिल की बात बोल दिया। बहुत बढ़िया, प्लीज कंटिन्यू। जी, आज का जो विषय है वैदिक आधार सहकारिता में वैदिक काल में कहाँ कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, आचार्य जी ने बता ही दिया है। बाकी आचार्य जी बहुत बताएंगे। मेरे को थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब हो रहा था तो मैंने कहा पहले 1 मिनट मैं भी कह दूं। वैदिक काल में सहकारिता की भावना बहुत प्रबल थी। हमारे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद सब में इनका उदाहरण भी है। और हमारे सारे काम जो आज हम कर रहे हैं वो तो सहकारिता मतलब सब मिलजुल के कर रहे थे। सब लोग मिलके ही तो खेती करते थे, तो इसको हम कह सकते हैं सामूहिक खेती एक सहकारिता ही थी। सब लोग मिलके ही पशुपालन में भी सब मिलके करते थे। यूं आप भगवान कृष्ण के टाइम तक भी देखते हो, सब ग्वाला एक साथ मिलके करते थे। सामूहिक व्यापार भी इसी तरह होता था। और हमारी ग्राम व्यवस्था ही सहकारी थी। ग्राम में जो गुरुकुल होता था, शिक्षा है, और जो आप 5 कुल की बात करते हैं, वो सारे विषय सब मिलके ही करते थे। और यहाँ से तो शुरुआत ही हुई है हमारी। और सहकारिता का विकास इसके बाद भी हुआ है। बौद्ध और जैन काल में भी सहकारिता की भावना बहुत प्रबल थी। इस काल में सहकारी समितियों का भी संगठन हुआ और लोग आर्थिक और सामाजिक सदस्यता प्रदान करती थी। गण और संघ बौद्ध और जैन धर्म में भी के उस टाइम में भी ये शुरुआत हुई। और श्रेणी और पुग भी इसमें बहुत आगे बढ़े। व्यापारी सहकारिता के रूप में काम करती थी। और चाणक्य के टाइम में भी वहां भी जिक्र है अशोक चाणक्य की, उसमें अर्थशास्त्र में सहकारिता का महत्व बताया गया है। सहकारिता से राज्य की शक्ति बढ़ती थी और कल्याणकारी योजनाएं भी बनती थी। सहकारी समितियों को संगठन भी किया गया था। सामूहिक खेती और सामूहिक पशुपालन तो पहले जोर था ही। अशोक के टाइम में भी सहकारी समितियों का गठन भी हुआ है। और सहकारी समितियां जो है ना, आर्थिक और सामाजिक सहायता के लिए ज्यादा काम करती। सामूहिक खेती, सामूहिक पशुपालन तो उस टाइम भी था। अन्य राजाओं के टाइम में भी, गुप्त राजाओं के टाइम में भी सहकारिता का महत्व बताया जाता है। और मौर्य राज्य के समय में भी सहकारिता का महत्व दिया, ऐसे उदाहरण के लिए बताया गया है। इसका पतन कहाँ से हुआ, ये भी ऐसा मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसमें, मध्यकाल में सहकारिता का पतन होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ। इस काल में सामंतवाद और जमींदारी प्रथा का उदय हुआ और ये इसको सहकारिता भावना को कम किया। सामंतवाद में मध्यकाल में जो जो प्रथा थी जिसमें जमींदार और सामंत लोगों को लोगों को शोषण करते थे। और जमींदारी प्रथा में भी कर टैक्स और क्या क्या लिया जाता था, जमींदारों से लगान भी वसूल करते थे। तो मेरे ख्याल से वहां से इनका पतन शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये तो अभी आप मध्यकाल में ही थे, अभी आधुनिक में पहुंच जाते तो और अच्छा। अभी इसको थोड़ा सा आगे और इलेबोरेट करते अगर आपका समय हो तो, राजा राम जी, कि आपने जो पतन की बात तो बता दी, अब उत्थान कैसे हुआ हुआ और फिर गुरुकुल कहाँ कब तक, मतलब मुझे लगता है कि अंग्रेजों के जमाने तक यह फ्लरिश कर रहा था, तो ये हाँ कैसे ये हुआ और हाँ, थोड़ा। ये जो मेरे ख्याल से जो मैंने सामंतवाद, प्रजाति प्रथा, ये अंग्रेजों या उससे थोड़े आगे पीछे ही शुरू हुई। तो वहां से पतन शुरू हुआ। अब तो उद्यान शुरू हो गया है। अब फिर से दोबारा जैसे गुरुकुलों का भी और उनका सब का आप लोग और सुभाष जी और ये इससे पहले भी कुछ लोग, पॉलिसी भी बनने लगी है। वर्ल्ड लेवल पे भी सहकारिता का काफी
जो हो रहा है, जैसे 2025 तो सहकारिता ईयर ही मनाई गई यूएनओ के थ्रू भी, और भारतवर्ष में भी काफी इस पे जोर है, आप सब जानते ही हैं, तो अब उत्थान होगा। केवल मैं सर सहकारिता की बात कर रहा हूँ, गुरुकुलों का और बाकी चीज का तो आप ज्यादा ज्ञानी हैं, तो इतना ही कहना था मैंने। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसमें जो आगे हम लोग बात करेंगे उसके लिए हम यही चाहते हैं कि जो सहकारिता का जो वैदिक आचार है, यानी कि जो वैदिक आचार का मतलब वैदिक परंपरा के आधार पर जो गुरुकुल चलती थी, जिसको हमने यह श्लोक से बोला, सॉरी, वैदिक आधार पर गुरुकुल चलती थी और गुरुकुल के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो सहकारिता का यानी सब का कार्यक्रम होता था। तो इसीलिए अभी की स्थिति में हम लोगों को आज इसे कैसे स्थापित करना है सहकारिता को, उस पे जो वैदिक परंपरा है, तो सबसे पहले वैदिक परंपरा में जो हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया था वो है पंचकुल। पंचकुल में हमारी जो तरुकुल यानी जो हमारी कृषि है, वह कृषि हमारी प्राकृतिक जैविक कृषि थी। यानी प्राकृतिक जैविक इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल क्या होता है, हम लोग अलग से ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, अलग से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। यह एक्चुअली वैदिक नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रकृति तो खुद ही सब कुछ बनाता है, तो इसीलिए अलग से उसकी आवश्यकता नहीं है बनाने की। तो एक वो है। दूसरा है कि हम प्राकृतिक जो कृषि है, तरुकुल, और उसके बाद गोकुल यानी गौशाला केंद्र था। और इससे जो आज एक ही अलग अलग सब ऐसा हो गया कार्यक्रम कि पंचकुल एक जगह चाहिए। यानी कुछ लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो वो लोग सब तरह के मॉडल अपना रहे हैं आजकल। तो कुछ लोग अपने हमारे पालेकर जी का मॉडल अपना रहे हैं, कुछ गोपाल सुथारिया भाई का मॉडल, कुछ लोग हमारे दाभोलकर जी का, वो सब प्राकृतिक खेती या प्रैक्टिकल जो फार्मिंग है उसके, ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके मॉडल अपना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मिला करके भी सबको एक साथ अपनी इनोवेशन अपनी व्यवस्था के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक साथ पंचकुल का होगा, तब वह सहकारिता को वैदिक परंपरा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो उसमें दूसरा जो हमारा है गोकुल यानी गौशाला आधारित हमारी व्यवस्था। तो आप देख ही रहे हैं कि आपने एक मामूल जैसी कोऑपरेटिव कंपनी, बड़ी कंपनी बन गई और आज तक चल रही है। लेकिन इसमें जन कल्याण का जो भावना नहीं हो रहा है, जिसके कारण अमूल एक कंपनी के रूप में ही दिख रहा है, और वह किसानों के जो डेवलपमेंट है, प्रॉब्लम है, उनके विकास है, उसके साथ जोड़ा जा सके, यह समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए इसको हम लोगों को इसको भी समझना पड़ेगा कि आज उसे हम लोग कैसे करें। ओके, अब तीसरी बात है, हम इसे और इलेबोरेट हम चाहते हैं बाकी साथी करें, तो मैं ही अपनी बात बताना नहीं, हम सिर्फ आपकी भूमिका बता रहे हैं इनका। कि सहकारिता में ये अगर जो वैदिक परंपरा के साथ अगर अमूल चले या कोई भी जो गौशाला का अभियान है, गोकुल का अभियान है, वो सहकारिता में कैसे आएगा, और वो सहकारिता में आने के लिए वैदिक परंपरा किस तरह से आएगा, इस पर आप लोग का निवेदन है कि जो भी यहाँ पर हमारे साथी हैं वो इस पर प्रकाश डालें। किसी कारण से आज हमारे जो वक्ता हैं वो उनसे जो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण संपर्क नहीं हुआ था, तो मैं आप लोग सभी से निवेदन करूंगा कि इस पर प्रकाश डालेंगे। तीसरी जो हमारी है वो है आरोग्य कुल। आरोग्य कुल पर भी आज सब
सब लोग अपने अपने तरीके से चिकित्सा कर रहे हैं। आयुर्वेद का अगर एक स्टैंडर्डाइजेशन जैसे एलोपैथी की होती है, लेकिन वह प्राकृतिक और वैदिक चिकित्सा नहीं है। वैदिक चिकित्सा आयुर्वेद है, योग है, तो इसीलिए उसमें आरोग्यता नहीं प्राप्त हो रही है। और बहुत सारे असाध्य बीमारियां हैं जिसको हम ठीक कर पाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे पुराने भी सत्र में भी बहुत सारे आचार्य और डॉक्टर्स आए, वैद्य आए, जिन्होंने यह बताया कि किस प्रकार असाध्य बीमारियां ठीक होती है। और हमारे पास, मैं खुद एक आचार्य और वैद्य होने के कारण मैंने भी काफी अनुभव किया है कि जो सिंपल सी डायबिटीज और अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर को वो लोग ठीक नहीं कर पाते, जीवन पर्यंत बीमारी होती है आधुनिक काल में जो है चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन का। तो इसीलिए उसको भी हम सहकारिता से जोड़कर चलेंगे तो आयुर्वेद एक एक परंपरा नहीं रहकर एक जीवन पद्धति बन जाएगा। सब लोग घर घर आयुर्वेद, जो घर घर गुरुकुल के साथ जोड़कर होगा, तो यह सहकारिता में बन जाएगा। तीसरा ये हो। चौथा है हमारा ऋषिकुल। यानी ऋषिकुल में यहाँ पर जो ऋषि हैं वो एक नेचुरल ऋषि तो सारे सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि उन्होंने एक जीवन जिया हुआ है 60-70 वर्षों तक, और उनमें उन लोगों ने उसको प्राप्त किया है जो अनुभव, वो अपने आप में गुरु रूप है। और माता पिता तो पहले गुरु होते ही हैं, तो इसीलिए आचरण पाठयति ऐसा आचार्य, वह एक ऋषि के रूप में, आचार्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं। और दूसरे जितने जो वैदिक परंपरा के जो हमारे आचार्य हैं, योग के आचार्य, आयुर्वेद के आचार्य, ज्योतिष आचार्य, ये सारे आचार्य का, हमारे फिर जितने भी पंडित हैं, पुरोहित हैं, इन सभी का हमारा ऋषि कुल परंपरा में शिक्षा के साथ जोड़कर यह भी सहकारिता में कैसे इस पर विचार करना है कि सब कैसे मिलकर के हम काम कर सकेंगे। और तीसरा है हमारा, सॉरी, ये 4 हो गए। और आरोग्य कुल के बाद ऋषि कुल हो गया, और अब अंत में इन सबों का गुरुकुल, इन सबों को मिलाकर। तो इस पर गुरुकुल पर बात हो ही रही है, और गुरुकुल को सहकारिता में कैसे किया जाए, और किस तरह से हम लोग ग्लोबल यूनिवर्सिटी एजुकेशन मॉड्यूल बनाकर हम लोग विश्व बंधुत्व का एक शिक्षण व्यवस्था हम लोग स्थापित कर सकें। और वह एजुकेशन सिस्टम जो मनुष्य के जन कल्याण, प्रकृति के साथ जीवन जीने की यानी एक साथ जो मानव जीवन चलता है, वह शरीर विश्व ब्रह्मांड में एक साथ अस्तित्व में चलता है। इसको मैं निवेदन करूंगा, जो विचार प्रस्तुत करें अनम्यूट करके, या आप हैंड रेस करके बोल सकते हैं। जी, जो भी साथी अनम्यूट करके बोले। नमस्कार। जी प्रभु बोलिए। सर, मेरे मेरे नजरिए में जैसे सहकारिता का हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो जो अभी बताया ना, जो पंचकुल वाला जो मॉडल आपने बताया है अभी, इसमें सबसे बेस्ट तो हमारे नजरिए में शुरुआत की दौर में ये जो गौ पालन वाला है, प्रथम चरण में हम लोग पालन करके जो है इसका क्या नाम है, अपने थोड़ा सा उद्देश्य को सार्थक कर सकते हैं शुरुआती दौर में, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर। क्योंकि ये हम सबकी जरूरत है, बहुत मेन जरूरत है। और दूसरा जो उसका जो हम लोग औषधि बनाते हैं, पंचगव्य या इस तरह की जो भी उस गौमूत्र से या गाय के गोबर से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये दो जो इनिशियल स्टेज में हम इसको धीरे धीरे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अब ये हो सकता है कि ये कहाँ पे किया जाए, कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो है अ, एक ऐसा हम लोग को मॉडल तैयार करना पड़ेगा कि जो है इसका कलेक्शन भी हो जाए, और जो है इसका हम लोग प्रसार प्रसार भी कर सकें,
ताकि ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक इसको पहुंचा सकें। तो मेरा एक यही मानना था। धन्यवाद। ये बहुत बड़ा बात आपने बोला, गौशाला। यानी हम जब गाय को माता कहते हैं, इसे थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल करा जाए। हिंदू धर्म में तो माता कहते हैं, लेकिन इसको साइंटिफिकली देखा जाए कि वो माता है ही इसीलिए क्योंकि बच्चा का जो अन्नप्राशन जो शुरू होता है, जो माँ की दूध के बाद वह जो दूध उन्हें चाहिए होता है, जो माँ की दूध उतनी पर्याप्त नहीं होती है अब शरीर के विकास के अनुसार। और तो जो सात्विक आहार है, वह सात्विक आहार उन्हें मिले, जो माँ का दूध सात्विक है, तो वह गौ माता गाय का दूध पूरी तरह पूर्ण रूपेण पोषण करता है। तो इसीलिए वह हमारा है। दूसरा है पंचगव्य। तो पंचगव्य में दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, इन हमें देखा है कि इसकी इकोनॉमिक्स देखिए कि जो गाय माता जिनका दूध नहीं हो रहा है वह उनका भी, और जो लोग बैलों को भी छोड़ देते हैं और सांड इस तरह से हमारे जो होते हैं, वो जो नदी हैं वो हमारी घूमती रहती हैं, उनको आप देख लीजिए। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, जीवा आयुर्वेद के आसपास में काफी वैसे घूमते रहते हैं लवारिस, पता ही नहीं और कितना नुकसान कितना क्या, और पता नहीं फिर गायब भी हो जाते हैं। तो यानी हो सकता है उनको उठा कर लेके होंगे कत्ल खाने में। तो इसके लिए इसकी हम लोग इकोनॉमिक्स बना रहे थे तो देखा कि गोबर और गोमूत्र ही इतना हमें पंचगव्य उत्पाद के लिए कारगर हो सकता है कि इसे हम लोग अगर सहकारिता में चलाएं तो ये बहुत हमारा उस जो भी हमारे किसान भाई हैं जो हम इन नदियों को छोड़ देते हैं, इनके लिए आज हम लोगों को इनको जोड़ा जा सकता है। ओके, और ये एक पूर्ण रूपेण विकास का कार्यक्रम हो सकता है। और इसको केंद्र में अगर रखते हैं सहकारिता में, गौशाला यानी गोकुल का, तो इसको केंद्र में रखते हैं तो इसको डेयरी फार्म के रूप में, और साथ साथ जो इतने भी और जो उत्पाद हैं वो सब भी हम लोग ले सकते हैं। यानी कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम लोग गाय का, यानी जो परंपरा है चल रहा है अभी कि वो भैंस का दूध भी ले रहे हैं, बकरी का दूध भी ले रहे हैं। हम जर्सी गाय की बात नहीं करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मॉडर्न साइंस का पार्ट है, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है। तो हम प्रकृति में जो भी है दूध का हमें मिलता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से 8 प्रकार के दूध का बात किया गया, और 8 प्रकार के दूध में ये सब दूध आते हैं, चाहे भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, सब आता है और औषध के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए उसको भी हम लोग डेयरी फार्म के प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे। जो तरोकुल बोले, वह गाय के पंचगव्य के द्वारा ही वह कृषि होगा, और कृषि के जो गोबर और गोमूत्र है उससे पूर्ण रूपेण सही कृषि होगी, वह भी सहकारिता में हो सकती है। और तीसरा फिर हमारा आरोग्य कुल तो बिल्कुल है, पंचगव्य से ही पूरी चिकित्सा हो जाती है, और उसके साथ जितने भी वनौषधि हैं तो सारे औषधि लगाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ऋषिकुल, यानी यह परंपरा को शिक्षण में ला करके और ऋषिकुल माध्यम से सबों के घर घर में पहुंचाया जाए, और अंत में गुरुकुल की परंपरा घर घर गुरुकुल में बने। ये हमने पंचकुल के आधार पर हमने इसको सहकारिता से गोकुल यानी गौशाला वाले जो हमारे कुलदीप भाई ने बोला उसको केंद्र में रख करके हमने ये बात कहा। और बाकी साथी जो हमारे हैं यहाँ पर, एक बार से हम सबका नाम लेना चाहेंगे और जो भी बोलना चाहते हैं। ये हमारे कॉलोजी इंस्टीट्यूट से अपने हमारे ये सॉरी नाम से वो आप प्लीज अपना अनम्यूट करके अपने विचार रखें, नाम बताते जी प्रणाम सभी को प्रणाम। जी प्रभु। क्या प्रभु सभी को प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए ना प्रभु, अपना नाम बताते हुए प्लीज। हाँ, मेरा नाम यशवंत है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ।
और मेरा एक ही था कि सहकारिता में हम जैसे औद्योगिकरण तो हो गया, उसमें खेती बाड़ी हुआ या जो भी हम प्रकल्प की बात कर रहे हैं, इसमें एक मेन मुद्दा ये भी आता है कि जो श्रमिकों का मतलब काफी दिक्कत भी रहती है। एक तो हमें स्किल्ड वर्कर जो क्या है या सेमी स्किल्ड वर्कर ये प्रॉपरली मिल नहीं पाते हैं। तो इसको हम सहकारिता में उनके भी हितों का और लाभ का कैसे, उनके हितों और लाभ का ध्यान रखते हुए उनको भी कैसे जोड़े ताकि वो हमारे पास में लंबे समय के लिए मतलब रहे। जैसे अनस्किल्ड वर्कर है उसको हम स्किल्ड कर देंगे, और भी स्किल्ड को और भी अच्छा कर देंगे, और दूसरे जो आर्टिसन वगैरह होते हैं जो जानकार होते हैं तो उनकी सहायता लेके हम उनको भी कैसे लाभ पहुंचा सके और उनको लंबे समय तक हम अपने साथ जोड़े रखें। तो इस तरीके का किस तरीके से प्रबंधन कर सके श्रमिकों का, तो उस पे आप थोड़ा बताइएगा। जी बहुत बढ़िया हमारे यशवंत भाई, माफ कीजिएगा आपका नाम मिस कर गया था। तो हम लोग पिछली बार भी बात किए थे और आपका हमें और हम लोग थोड़ा कुछ व्यस्तता है कुछ प्रोजेक्ट्स की, जिसके कारण हम लोग अभी जितने साथी हैं यहाँ जुड़े हुए और इसके पहले भी तो हम लोग जो गुरुकुल पर जो लोग भी काम कर रहे हैं, तो ये एक स्किल डेवलपमेंट और ये सबको एक जो ये जब ये बातें होंगी और ये प्रोजेक्ट के साथ काम होगा, तो ये वैदिक परंपरा के आधार पर जब ये सहकारिता का कार्यक्रम होगा और सहकारिता में ये पंचकुल के साथ यानी पांचों कुल को जोड़ करके सहकारिता होगी, यानी कृषि भी सहकारिता में, गौशाला भी सहकारिता में, फिर हमारा आरोग्य कुल भी सहकारिता में, तो फिर उसके बाद जो ऋषि कुल परंपरा है वह सहकारिता में और गुरुकुल भी सहकारिता में। ये सब सहकारिता में अगर होता है एक साथ मिलित ये में, इसके हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ब्लॉक ब्लॉक लेवल प्लानिंग बना सकते हैं। ब्लॉक लेवल प्लानिंग में देखिए एक ब्लॉक मान लीजिए कि करीब 40 से 50 गांव होंगे, तो उसकी जो ग्राम सभा होती है उस ग्राम सभा में हम लोग जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इसके आधार पे जिसको हम पंचकुल कर रहे हैं उसको मास्टर यूनिट कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा यूनिट जहां पर ये पांचों चीज हों, जहां पर गौशाला केंद्र में रह करके और हम लोग उसको कृषि और ग्रामोद्योग, तो कृषि का ग्रामोद्योग और कृषि के उत्पाद का ग्रामोद्योग और फिर पंचगव्य के उत्पाद का ग्रामोद्योग। अब इसके साथ जुड़ी हुई जितनी एग्रो इंडस्ट्री और एग्रीको इंडस्ट्री, इसकी जो स्किल है कि जो खेती की स्किल के साथ ग्रामोद्योग की स्किल डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद ये बहुत कम एक्चुअली प्रैक्टिकली हो रहा है। आप देखिएगा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, एमएससी एग्रीकल्चर किए हुए भी वो लोग इसकी जो प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट में मल्टीनेशनल कंपनी लेकर चले जाते हैं आपके कृषि के उत्पाद का। अगर हम लोग इसकी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट लेते हैं गांव में ही, तो आर्थिक स्वावलंबन पर बहुत काम हो सकता है। शहर में भी जैसे हमने देखा कि शहरों में भी आटा चक्की चलता है, तेलघानी चलता है, और तो उसको अगर सहकारिता में लिया जाए तो हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट्स हम लोग शहर में बना सकते हैं जो बगल के गांव से हम लोग ला सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको कोऑपरेटिव का जो ये है दो चेन बन सकता है, एक जो फार्मर्स कोऑपरेटिव है और दूसरा है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर्स मान लीजिए शहर में भी हैं तो उसकी कोऑपरेटिव बन जाती है। तो तीसरा जो है कि कोऑपरेटिव सफल तभी होती है जब वो मार्केट गारंटी होता है। तो कंज्यूमर्स आजकल बड़े ही आसानी से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं एक देख रहा हूँ यहाँ फरीदाबाद में एक स्वानंद चल रहा है, स्वानंद के जो कोऑपरेटिव में अगली बार उन्हें आमंत्रित करूंगा, अरविंद त्यागी जी को। तो वो जितने दुग्ध उत्पाद और बाकी जितने भी जो स्वदेशी उत्पाद हैं जो राजीव दीक्षित जी के साथ काम करने वाले लोग थे, ये स्वानंद अब ऐप बनाकर काम कर रहे हैं। उनकी बेटी जो है वो MBA की हुई हैं और वो इसको बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करके लोगों को
घर घर तक पहुंचाने के लिए ऐप के माध्यम से लोगों को कनेक्ट किया। तो ये जो बड़े लेवल पे अमेजन का काम हो रहा है, उसको जो हमारे जो फार्मर्स हैं और जितने स्किल वाले लोग हैं, उन लोगों को इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। इसके लिए जितने हमारे भाई बहन जो आईटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा निपुण है, वो लोग इस पर काम करें और हम लोग इसका एआई का भी यूज करें। हम लोग एआई का यूज करें। हम लोग अभी देखा हमने कि आपको कुछ बोलना है तो आपने एआई में ही जेमिनी टूल ले लिया, चैट जीपीटी से आप कुछ भी बात करके आप अपनी प्रोजेक्ट को बना लीजिए। जेमिनी के साथ आप ये कर लीजिए, तो उसमें आप बिल्कुल एक व्यक्ति आ जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट पूरा फिल्म की तरह सब कुछ प्रस्तुत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, जो एक्चुअली जो डेवलपमेंट फील्ड में हो रहा है। इस तरह से मैं और भी साथियों को चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। और यशवंत भाई, और कुछ आपके मन में जो है आप बताइए। मेरा प्रश्न है, जो श्रमिक होते हैं ना, श्रमिकों की बहुत कमी रहती है। जैसे खेती बाड़ी में भी हो गया, या जैसे भवन निर्माण में भी। जैसे मेरा प्राकृतिक भवन निर्माण का कार्य है, जो मृदाशाला है मेरा, है इकोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत मृदाशाला में मैं ये प्राकृतिक भवन, जो चूना मिट्टी और ये जो राख वगैरह होती है, इससे भवन निर्माण करते हैं हम लोग, प्लास्टर वगैरह। तो इसमें भी श्रमिकों का, और वो ठेकेदारी वगैरह प्रथा हट जाए और श्रमिकों को मतलब डायरेक्ट अच्छे उनके हितों का भी ध्यान रखते, उनको भी लाभ मिले और वो हमारे साथ जुड़े हुए रहे ज्यादा से ज्यादा। तो श्रमिकों का हित हम कैसे साध सकते हैं? खेती बाड़ी में भी बहुत जरूरी मतलब कमी है इसकी। काफी लोग बोलते भी है, जैसे उनको खेती बाड़ी में ठीक है घर बार वाले कर लेते हैं, श्रमिकों की तो कमी है ही है खेती बाड़ी में। कि औद्योगिकरण के कारण से क्या है कि करीब करीब सब मजदूर वो फैक्ट्री में चले जाते हैं गांव से भी। तो हम उनके हित और उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचावे, श्रमिकों का एक कैसे एक समूह बना के कोऑपरेटिव के थ्रू उनको अच्छा मतलब उनका योगदान भी और हमारा भी उनको कैसे लाभ पहुंचे हमारी तरफ से, ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक जुड़े रह सके हमारे साथ श्रमिक। एक बहुत बहुत अच्छा बात आपने बोला, जितने भी श्रमिक की जो बात बोला। तो देखिए, अगर हम लोग इसको सहकारिता के माध्यम से लेंगे तो श्रम का काम तो सबको करना चाहिए। कोई, जब मैं आचार्य बनने के लिए गया तो हमने और हमारे साथ कुछ एक दो इंजीनियर भी थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे, तो उनको संन्यास ले लिया, भगवे वस्त्र धारण कर लिया और मन में भावना यही है कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो इंजीनियर हैं। तो हमें सबसे पहला ड्यूटी हमें मिला श्रम का। हमें सबसे पहला काम मिला कि जाइए आप गांव ये गौशाला संभालिए या खेती संभालिए और गोबर उठाइए। और हम तो समझ गए कि श्रमिक कितना महत्वपूर्ण है। यानी ये श्रमिक क्या अनपढ़ है तभी श्रमिक है, और हम इंजीनियर बन गए तो हम श्रमिक नहीं हो सकते। तो हमने वहां पर ये सीखा कि श्रमिक सभी होंगे और सभी होंगे और सभी को बांट करके काम करना। और जो बिल्कुल श्रमिक थे ना, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें तो उनके वेद पढ़ने का, उनको तो लाइब्रेरी में बिठा दिया और पढ़ते रहे और उनको लिखने पढ़ने का कार्यक्रम भी लगा दिया। ये विपरीत कार्यक्रम हुआ। मैं बनारस में हमारे आनंद मार्ग के जो आचार्य कुल परंपरा में जो हमारे आचार्य प्रशिक्षण मठ है, वहाँ के मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे हजारों की संख्या में आनंद मार्ग से आचार्य आज इस तरह से इसी परंपरा में काम कर रहे हैं। ऐसा परंपरा हमने फिर सर्वोदय में भी देखा कि जो एकादश व्रत में भी श्रम करना वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए सबसे पहला तो यहाँ पर यही बात है कि श्रमिकों को हमें पूरी तरह सारी चीजों में जितने भी डेवलपमेंट होंगे। नहीं तो आज क्या हो रहा है देखिए ना, होड़ चल रहा है ना कि एक श्रमिक का बच्चा वो मेहनत करता है कि वो भी आईएएस बन जाए। अब वो आईएएस बना करके वो सफेद पोशी में उनको लगता है कि बड़े हैं, इंजीनियर बन जाए, आईआईटी पहुंच जाए हमारा बच्चा। हम भले ही मजदूरी कर रहे हैं लेकिन हम अपने बच्चे को आईआईटी, ये जो आप जो आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार जिनकी फिल्म भी बनी, वो सुपर 30 वाली, सुपर 30 में आप जो देख सकते हैं कि आनंद कुमार जी गरीबी को किस तरह से जिए और वहां पर आईआईटी का पागलपन लगा हुआ है। एक बार हम लोग एक ही सभा में मिले थे और मैंने भी यही श्लोक बोला था
उस दिन भी संगच्छोतम संगबद्धोम। और हमने फिर कहा कि IIT जाकर के फिर इंजीनियर बन के और फिर हो सकता IIM में जाकर के क्या वो गोबर उठाएंगे, क्या वो ग्रामोद्योग पर काम करेंगे, क्या वो लोग श्रमिक का काम करेंगे? शायद नहीं होगा वो IIT। तो इसीलिए हमें तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन हटाना है कि श्रमिक को एक ग्रुप होगा, सभी लोग श्रमिक होंगे और सबको स्किल की होगी। और अगर उनके पास, हम तो ये देखते हैं कि किसान जो कि कभी स्कूल नहीं गया, कभी कभी कोई ये जो MSc एग्रीकल्चर वाले जो लोग होते हैं उनसे बढ़िया खेती करते हैं, और ये लोगों ने तो बर्बाद कर दिया जो बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग वालों ने, और किसानों का आत्महत्या पर पहुंचा दिया। और जो बचा रहे हैं वो लोग तो वही हैं जो एक बीज माता को जो अभी जो पुरस्कार मिला हमारा भारत, क्या बोलते हैं उसको, पद्मश्री वगैरह जो मिला, तो उन्होंने वही महान है। इसीलिए हमें लगता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए गुरुकुल परंपरा में जो वैदिक बात हम लोग जो कर रहे हैं सहकारिता में, वहां पर हमें स्किल सबके लिए बराबर है। एक श्रमिक का भी स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये देखते हैं कि जो एक हाउस कीपिंग में, यहाँ पर जीवा आयुर्वेद के हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ हाउस कीपिंग वाले बड़ा अच्छा से साफ सफाई करते हैं और एकदम चमक जाता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है और वो उनका जो महत्व है उस महत्व को हमें समझना होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बात को ये करना होगा कि जो भी जिस भी निपुणता है जिनके अंदर, उस सबके अंदर उनका श्रम है और उसकी ट्रेनिंग की जाए और यह वैदिक परंपरा में इसको लाया जाए कि जिसकी जो स्किल है उसके ऊपर वह डेवलपमेंट करें। और कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो झाड़ू पोछा या खेती या हल चलाने वाला व्यक्ति हो, या वह गोबर से कुछ उत्पाद बना रहे हो, कोई भी। तो ये सारे की ट्रेनिंग हो जिसको जिसमें लगेगा वो काम करेगा। अब आप देखिए एक उदाहरण आप देख सकते, जो हमारे जो मानव चेतना विकास केंद्र जो जीवन विद्या वालों ने जो बनाया है इंदौर में, अब वहाँ पर जो लोग हैं एकदम बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे IAS ऑफिसर सब जाकर रहना शुरू किए। तो लोग तो सब श्रमिक का काम करते हैं मिल करके। इसीलिए कैसे हम इसको अलग से एक ले पार्ट, यह सोचने का विषय। तो आइए बाकी साथियों से भी हम जरा सुने कि आज का जो हम लोग वैदिक परंपरा के आधार पर हमारे जो सहकारिता हो सकती है, जिसमें कि हमने पंचकुल का उदाहरण दिया। तो हमारे यहाँ पर अभी पंडित धर्ममूर्ति पंडित लक्ष्मण बाल योगी जी भी पधारे हैं। तो आपसे हार्दिक अभिनंदन के साथ हम निवेदन करते हैं कि महाराज जी आप कुछ विचार प्रस्तुत करें, अनम्यूट करें, और भी बाकी साथी भी अनम्यूट करके बोलें। हाँ, जी आ रही है आवाज? जी प्रभारी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। जो हमारी खेती की परंपरा है वो वैदिक आधारित ही है, और जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं सभी पेड़ पौधों और अनाज के नाम से हैं सारी चीजें। तो हम लोग तो जन्मजात जो है वैदिक आधार पे ही खेती करते रहे हैं। ये पश्चात सभ्यता वालों ने हमें बता दिया कि ये वैदिक खेती है, ये ऑर्गेनिक खेती है। हम मूलतः जन्म से वैदिक खेती ही करते आ रहे हैं। और वैदिक खेती का एक मूल आधार ये हुआ है कि किस समय किस अवधि में किस अनाज का हम बीजारोपण करें, ये हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बता दिया था। गुरुकुल में ये परंपरा तो बहुत पहले से सिखाई जा चुकी है। तो हम लोग को ये विषय बताया गया बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो समझ पाए कि विश्व में चाहे वो अमेरिका हो,
चाहे सोवियत संघ हो या बगल में अपना पाकिस्तान हो, सारे के सारे वैदिक रीति रिवाज से खेती बाड़ी करते हैं। ये हमारे लिए विषय नहीं है कि हम किस आधार पे खेती करें। आज के लोगों को अब बताना आवश्यक है कि जो भी हमारी खेती हो रही है सारी वैदिक रीति रिवाज से ही हो रही है। तो इस पे हम चाहेंगे कि पहले कि आप सभी भी जो है प्राकृतिक यदि खेती करते हैं तो वैदिक रीति रिवाज से ही खेती कर रहे हैं। मैं विलम्ब से जुड़ा आप सभी के साथ। पंडित लक्ष्मण जी, आप इसके अलावा खेती के अलावा एक्चुअली आज के वैदिक सहकारिता, वैदिक सहकारिता थी वो मैं ध्यान से नहीं देख पाया है ना। उस विषय है जिसमें कि एक खेती है यानी कृषि है प्लस ग्रामोद्योग है। उसके बाद हमने तो पंचकुल की बात कहा था कि कुल यानी कृषि या गोकुल यानी गौशाला, और गौशाला का पंचकुल भी उत्पाद और कृषि का भी ग्रामोद्योग, या इसमें अंतर नहीं। उसके बाद हमारे आरोग्य कुल और ऋषि और गुरुकुल। तो इसको लेकर के हमने इसके साथ जो ये वैदिक रीति है, इस वैदिक रीति पर सहकारिता कैसे हो, इस पर बात आज हो रही है। ये सहकारिता विषय है, वैदिक सहकारिता। अच्छा, अब जब हम गुरुकुल पद्धति को आत्मसात करते हैं, हमें चारों वेदों का अध्ययन करना होता है। और आपने थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं अभियंत्रण क्या था, अभियंत्रण क्या था आपकी, कि आपके साथ जो कुछ अभियंत्रण विभाग से जुड़े हुए लोग थे वो गुरुकुल में गए, तो आपको वेद पाठशाला में ना भेज करके आपको जो है श्रम साध्य कार्यों में लगाया गया। तो इसका एक आपने ही उदाहरण साक्षात उदाहरण प्रस्तुत कर दिया प्रभु, कि जो सहकार है वहां पे किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो कोई श्रम करता है, कोई ज्ञान अर्जित करता है, और जहां पे वेद है वहां पे सिंपल से एक ही बात हमारे और आपके बीच में आती है कि हम वहां पर कर्म प्रधानता के साथ आगे बढ़ते हैं। जिसको हम गुरुकुल ही कह लें, ऋषिकुल कह लें, तो ये सारे विषय एक साथ समाहित उसमें हो जाते हैं। तो इस पे हमें विशेष बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है, केवल लोगों को बताने की आवश्यकता है कि सहकार जो है हमारा गुरुकुल का ही एक भाग है, और गुरुकुल के माध्यम से ही हम सारा कुछ आत्मसात कर सकते हैं। जहां पगडंडियों पे खेती करने की बात हो, चाहे पहाड़ों पे हमें कुछ विशेष करने की बात हो, वो सारे के सारे जो है वेद पे आधारित है। वेद का मतलब ही सहकार होता है प्रभु। जहां हमारा ऋग्वेद जीवन की बहुत सारी चीजों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं यजुर्वेद जिसको अग्निहोत्र की परिकल्पना या यज्ञ की परिकल्पना में ले जाते हैं, तो ये सारी जो चीजें अथर्ववेद की तरफ जाते हैं। तो कुछ हमारा कृषि को जिसकी बात कर रहे हैं वो सारा कुछ उसमें समाहित हो जाता है। तो हमें जो परंपरा अपनाई गई है कि सहकार विधि क्या है, तो सहकार विधि सिंपल सा मामला है कि जो सहचर की भावना के साथ एक दूसरे को आत्मसात कर ले। एक इंजीनियर हल पकड़ ले और एक जिसको आप कहते हैं कि वो कम पढ़ा लिखा है वो बीजारोपण करे, तो इससे अच्छा कुछ सहकार नहीं हो सकता है। और जब वेद की हम बात कर रहे हैं प्रभु, और उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया वैदिक सहकार, तो जहां वेद आ गया वहां सहकार स्वतः आ जाता है। आज की युवा शक्ति को हमें बताने की आवश्यकता है, क्योंकि वो पश्चात सभ्यता से ज्यादा प्रभावित है, और इसलिए हम शमशान वासियों को यह आवश्यक हो जाता है कि उसको जाने अनजाने में, खेल खेल में वेद की परंपरा से अवगत करा दें, तब बड़ा आनंद आएगा। अपने
चारों वेदों में सारी चीजें दी गई है कि हमारा शल्य चिकित्सा भी आज का नहीं है, वर्षों हजारों वर्ष पुराना है। तो उसमें क्या करना है हमें? पंच तत्व, पंचभूत, पंचकुल, पंचगव, पंच पे ही सब जुड़ा हुआ है और सात पे ही सब टिका हुआ है। यही तो हमारा सहकार है, इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और चूंकि आज आपका विषय था, मैं बहुत विलम्ब से जुड़ा, तो बहुत सारी चीजों में मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ही कहूंगा, जहां वेद है वहां सहकार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने शुरू ही किया था इस वैदिक ऋग्वेद के उस श्लोक से, संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मना जानता। आपने बिल्कुल उसको जोड़ दिया। आप बिना बिना सुने आपने तो पूरी बात कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अच्छा लगा। आपसे निवेदन है कि एक बार आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो मैं बोल आप देता हूँ, थोड़ी सी समस्या होती है मुझे। 73 एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं टाइप कर लेता हूँ, सभी को मिल जाएगा। 73 79 79 101 एक मिनट 73 791 01 हाँ 763 763 जी 3 ये नंबर है। बाल योगी जी, पर धर्म मूर्ति पंडित लक्ष्मण बाल योगी जी। तो पंडित लक्ष्मण बाल योगी, ठीक है प्रभु, धन्यवाद। और बाकी साथियों से निवेदन है, आप हमारे साथ इस तरह जुड़े रहें। और हर शुक्रवार को तो हम गुरुकुल पर बात करते हैं, और धर्म की चर्चा हम लोग रविवार को करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपको समय मिले कम से कम रविवार को भी, तो आप जरूर पधारें इस ग्रुप में। अवश्य प्रभु, प्रयास करूंगा कि शुक्रवार को नहीं तो रविवार को अवश्य बैठूंगा, है ना। विलम्ब से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं देखा कि मैसेज पड़ा हुआ था, तो अभिषेक प्रभु का देखा कि पर्सनल मैसेज आया हुआ, मैं आज कैसे भी हो, जिस बात भी हो, थोड़ी देर के लिए अवश्य मैं जुड़ूंगा, क्योंकि आपका जो है इस परिचर्चा में भाग था, हमें लगा कि हमारा मनपसंद विषय होगा उसमें। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। और ऐसा यह है, सब मिलकर के हम लोग बात करने वाले जी। तो और बाकी साथियों से हम निवेदन करेंगे कि वो लोग अनम्यूट करके या हाथ उठा के अपनी बात को रखें, जो भी साथी बोलना चाहते हैं। प्रभु जी आचार्य जी, कोई और नहीं बोल रहा तो मैं आज के परिपक्ष में हम जो वैदिक समय की सहकारिता को फिर से कैसे स्थापित करें, क्या कदम उठाएं, आपने ज्यादातर तो बता ही दिया है। हमारे संस्कृति और परंपरा में सहकारिता तो जुड़ी हुई है, और उस सहकारिता से ही काम हुआ है, चाहे गांव का विकास हो, चाहे गुरुकुल, ये 5 कुल आपने बताया ये हो, और चाहे उसको हम अलग अलग से भी ले सकते हैं। और उस इन्हीं सबको दोबारा से आज के इनसे शिक्षा लेते हुए आज के परिपक्ष में, जहाँ ये स्थिति ऐसे है पूरे दुनिया में या हमारे देश में भी, तो इसको कैसे करें, उसके 2-3 पॉइंट आपने बोल दिए हैं सबने, मैं भी बोल देता हूँ। तो जैसा कि अभी हम लोग तो बैठ के कर ही रहे हैं, सहकारिता समितियों का संगठन करें सब मिलके। और वैदिक समय की सहकारिता समितियों का संगठन जो था, वो लोगों के लिए आर्थिक सामाजिक सहायता भी था, और सब काम भी इसी तरीके से करने के लिए समितियां बनी थी, या जो भी इस लोग मिलके करते थे। तो उसी को दोबारा से, चाहे वो खेती का विषय हो, चाहे वो पशुपालन का विषय हो, और चाहे वो शिक्षा का विषय हो, और चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, और चाहे व्यापार का विषय हो, आर्थिक विषय हो,
तो ये सब पे अब कैसे बढ़े, तो जिस इस लाइन पे हमारा जो ये ग्रुप है ये रोज ही डिस्कशन करता है, तो उसमें एक विषय और भी जोड़ सकते हैं, सामाजिक सेवा। तो सामाजिक सेवा भी पहले ऐसे ही होती थी, तो इसके फायदे तो बहुत होंगे, और इसको इसी तरीके से कर सकते हैं हम कि ये सारे विषय सहकारिता के थ्रू, एक सहकारिता ना हो, अलग अलग का हम अलग अलग बना सकते हैं, क्योंकि अभी संख्या ज्यादा है और उससे गांव का भी विकास होगा और मनुष्य का भी विकास होगा, ये सबसे जरूरी है। आर्थिक विकास इससे संभव होगा, सामाजिक एकता बढ़ेगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य का तो बहुत बेहतर, इससे अच्छे सिस्टम को आप ला सकते हैं। व्यापार और उद्योग जिसको कह रहे हैं, सामाजिक सेवा में भी इसका योगदान होगा। तो इसको अब यही करने का तरीका है कि हम जिस तरह का सब मिलके, और इस इन सब विषयों को जो आज के विषय हैं उसमें अगर आप जोड़ना चाहो तो शासन प्रशासन का भी जोड़ सकते हैं, कि उसका भी सिलेक्शन, क्योंकि आजकल तो लोकतंत्र है और सामाजिक रूप मिलके ही उसका हेड कैसे बनाएं, उसमें भी कुछ सहकारिता के थ्रू ये काम होंगे। इसमें कहने का ये है कि जैसे शुरू में तो हमारे सब में था ही वैदिक सहकारिता के रूप में कि ये सारे विषय जो मानव से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है, इनको हम प्रकृति से ज्ञान लेते हुए और हम उसको करें, वो तो हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया। लेकिन आप बीच बीच में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मध्यकाल से या जहां कह रहे हो कि दूसरा सिस्टम आने लगा, तो ये कमी आने लगी। अब दोबारा से हमारा देश आजाद है, हम आप जैसे लोग सोच कर आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम दोबारा से विषय वही हो पर आज का प्रैक्टिकल क्या हो। हम केवल गाय का बात ना करें, हम पूरे, गाय तो पशुओं में सबसे हेड है, सबसे इंपॉर्टेंट है, माँ भी है, लेकिन हम सामूहिक सभी पशुओं का साथ लेते हुए आगे कैसे बढ़ें, ये प्रकृति के साथ जुड़ के। ऐसी ही शिक्षा, आप पुरानी शिक्षा पर वो है, केवल गुरुकुल में वो नहीं, आप मॉडर्न शिक्षा को भी इस सहकारिता से कैसे जोड़ें। जैसे पहले भी एक बार दो बार जिक्र हुआ है कि हम प्राकृतिक टाइप ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं जिसमें 5 कुल भी आ जाएं, और उनमें हर एक जो भी अलग अलग कॉलेज गुरुकुल का नाम अलग दे सकते हैं, और उनके साथ वो सिलेबस और उस तरह का डालें जिसमें हमारी वो परंपरा भी इम्पोर्टेंट आए और हम मॉडर्न के साथ भी चले। इस तरह की समितियां सभी विकास के जो मॉडल हैं उसके थ्रू बनाने की कोशिश की जाए, तो शायद दोबारा से लोग सोचने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो हमेशा डायनेमिक प्रेजेंट ये आइडियाज रहता है, और इसको हम लोग मिल करके इस पर एक्शन प्रोग्राम बनाएं, ये हम लोग जल्दी से जल्दी करें। और 3-4 साथी हमारे पिछली बार जो बात हुई थी, तो हम निवेदन करेंगे कि इस वीक में हम लोग इसका एक एक्शन प्रोग्राम बना लें और आगे बढ़ें। आइए हम बाकी साथी, हमारे जो साथी हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो लोग अपनी बात प्रस्तुत करें। अभी सुमेर सिंह राजा, आपका प्रस्तुति, सुरेश भाई, आप लोग जो भी हैं, आप लोग अनम्यूट करके अपनी अपनी बात रखें प्लीज। जय गो माता। पंच बोलिए। महायुक्त कृषि, जिसमें आयुर्वेद केमिकल डलने की वजह से, पुरानी जो पद्धति उसमें केमिकल डलने की वजह से खराब हो गया। अब अगर पंचमहाभूत युक्त कृषि की जाए और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट करके खाद्यान्न बनाए जाए, लिक्विड फॉर्म हो सकती है, सब्जियों को इस तरह से सुखा के उसके नाश्ते और आहार के रूप में काम में लिया जाए जो औषधि का काम भी करे, और ये कार्य बिना कोऑपरेटिव के संभव नहीं हो सकता। अगर कोऑपरेटिव के माध्यम से पंचकुल चले, जिससे सोच और संस्कार बदल सके, तो ये समाज के हित में होगा और भारत सोने की चिड़िया बनेगा। धन्यवाद। हमारे सुमेर सिंह जी बड़ा शॉर्ट में निपटा देते, बड़ी बड़ी बात बोली। इन्होंने थोड़ा सा, मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हुए एक्शन प्रोग्राम भी बताया जाए। आज बताइए या कभी आप, लेकिन इसको एक्शन प्रोग्राम आपके अनुसार कैसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन और कैसे जुड़ाव हो सकता है। इसमें गो आधारित खेती हो गई, इसमें हवन और अग्निहोत्र हो गए, अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करते हुए उपचार हो गए,
और उससे पंचमहाभूत कृषि में डेवलप हुए, उससे ग्राम विकास हुआ। उन पंचमहाभूत से जो जो चीजें पैदा हुई, जो कमियां डेवलप हुई, उन कमियों के जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा चिंतन भी स्वस्थ होगा। पंच महाभूत युक्त चीजें अपन उपयोग में लेंगे और गुरुकुल और पंचकुल जैसी चीजें चलेंगी तो सोच और संस्कार जो समाज में कमी आई है उनमें सुधार होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत सही। चलिए, तो ये और हमारे साथी, हमारे पास अभी 10 मिनट समय है, तो और कोई साथी जो बोलना चाहें अनम्यूट करके कृपया बात प्रस्तुत करें। जी, प्रसन्न कुमार बम बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। जी प्रभु। हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है सहकार के विषय में, एक में का सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंथ। एक दूसरे को सहयोग करो तो हम सुपंथ पे आ सकते हैं, ऐसी एक कहावत है मराठी में ये। लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया उसके आगे का भाग मैं बताना चाहता हूँ कि हम कैसे हो सकता है सहकारिता की मिसाल वैकुंठ भाई मेहता और धनंजय राव गाडगे इनके दृष्टिकोण से बनी महाराष्ट्र में, और ये पूरे देश में लागू है अभी। तो उन्होंने जो अध्ययन किया उसको, उसका मूल ढांचा था, उन्होंने क्यों किया सहकारिता का रिपोर्ट, क्योंकि जो वैदिक परंपरा, जो पुरातन परंपरा थी, जो हमारे शरीर को पोषक थी, जीव को पोषक थी, उसका पूरा ढांचा बदल दिया, गांव बदल गया, ढांचा बदल गया, गोचर भूमि कम हो गई, गायब हो गई, जंगल कम हो गए और विषयुक्त खेती बनना शुरू हुआ। ये 5 तत्व उन्होंने बताए और उस वजह से सहकार क्षेत्र का नया निर्माण उनको करना पड़ा, जो संयुक्त रूप से हम खेती करें, संयुक्त रूप से निर्माण करें, गो उत्पाद करें, ये उनका मूल ढांचा था। और विषयुक्त खेती, तो खेती तो बन गई, हम जानवरों ने भी विष बनाना शुरू कर दिया। गैया को हम ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन देते हैं ज्यादा दूध देने के लिए, और ज्यादा दूध देने और जब कम समय, क्योंकि गैया 8 मिनट के अंदर दूध देती है, उसके ऊपर वो दूध सिक्रेशन बंद हो जाता है, तो ऑक्सीटोसिन नाम का जहर उसको दिया जाता है। जहर, वो जहर बोलेंगे हम, हार्मोन बोलते हैं उसको, संप्रेरक। तो उस संप्रेरक की वजह से गैया दूध तो देती है, लेकिन दूध के अंदर ये संप्रेरक उतर जाता है, और वही संप्रेरक उतरने से हमारी जो जीवन शैली है, जो समय पे क्या बोलते पौरुषत्व आना, पहले ही 10-12 साल में उसको सब मासिक धर्म शुरू हो जाना, ये सारी कमियां, सारी गलतियां उसी वजह से आ गई। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही उसको जिम्मेदार रहता है। और उसी तरह से हमारा जो A2 प्रोडक्ट है दूध का, जो क्वालिटी दूध प्रोडक्ट बोलते हैं उसको A2 बोलते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है A2 दूध। वो A2 दूध का भी कमतरता या उसमें मिलावट आना शुरू हो गई, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे। हम मिलावट में हड्डियां दे रहे, शंख दे रहे, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें आ रही जो जैविक चीजें, वो भी उसको गैया को खिला रहे। उसकी वजह से उसके दूध में, उसके उत्पाद में सारी गलतियां पैदा हो रही, और हमारे मानवीय जीवन पर, मानवीय स्वास्थ्य पर वो गलत असर कर रहा है। जैसे आप सबने जो बोला, बहुत सुंदर विषय था आज के वैदिक काल के संदर्भ में, हाँ सहकारिता क्या हो सकती है। लेकिन ये जो आचार्य ब्रिगेडियर साहब ने जो बताया वो पुरातन कालीन था। कृष्ण भी इससे सहकारिता से निर्माण, क्योंकि सभी समगड़ियों को साथ में लेकर उन्होंने ये एक नया महाभारत रचा था, सुंदर काम किया। उसी का प्रोसीजर आगे हम डेवलप, अपडेट करने के बाद बन रहा, वो हमारी सहकारिता की सोसाइटी, और एक नया ढांचा, नया तरीके से ग्रामीण जनजीवन और गोपालन के संदर्भ में ये बनेगा, बहुत ही सुंदर बनेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैंने अपना हाथ रेज किया है, और मैं, जैसे कि सहकार के लिए बात हो रही है, मैंने पहले भी एक बार बीच में विषय रखा था। सहकार का जो मतलब है, हम लोगों ने कई बार सहकार को ना अपना विषय समझ लिया है कि कुछ भी सहकार मेरे हिसाब से होना चाहिए। सहकार एक्चुअल में महाराजा अग्रसेन ने शुरू किया था, जहां तक मुझे समझ में आती है। महाराजा अग्रसेन ने शुरू किया था 1 रुपया 1 ईंट। लेकिन आज का सहकार जो होना चाहिए, मैं उस पे विषय पे बात कर रहा हूं। आज जिस सहकार की जरूरत है, आज इस सहकार की जरूरत है कि जो मैं अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा जो सामान में है, मेरे पास है, मैं उसको
पैदा तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे से खरीदने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो आप में से जितने लोग, हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे कि मेरे पास अगर गेहूं अच्छी क्वालिटी की है, तो आप में से जितने लोग चाहेंगे और ले सकते हैं मेरे से, तो वो मेरे से अच्छी क्वालिटी की गेहूं लें, या अच्छी क्वालिटी की मेरे पास अगर जैसे कि बोलते हैं हम लोग कि चावल है तो चावल ले सकते हैं। या अगर मैं बात करूं इस बात की कि सरसों मेरे पास है तो सरसों हम लोग मेरे पास से ले सकते हैं। या आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी की जो चीज है, हम लोग एक दूसरे से अगर लेके काम चला लेते हैं, तो ये भी एक सहकार होगा, जहां तक मुझे पता है या समझ में आती है। मैंने महाराजा अग्रसेन का उदाहरण इसीलिए दिया कि वहां उन्होंने एक रुपया और एक ईंट का विषय चलाया था कि घर यहाँ के बसो, और ईंट से घर बन गया और रुपए से आपका व्यापार चल गया। और हम लोग अपने सहकार की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सामान अगर एक दूसरे लोग हम आपस में खरीद लेंगे, किसी के पास गेहूं है तो मेरे पास चावल हो सकता है, किसी के पास हल्दी है तो मेरे पास हो सकता है धनिया हो। तो अगर एक दूसरे का सामान अगर अच्छी क्वालिटी का हम लोग एक दूसरे को प्रोवाइड कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा सहकार होगा। धन्यवाद। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, सुरेश भाई, आप तो इससे जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया आपने ये किया। तो अंत में 5 मिनट में कोई भी साथी इसको अपनी बात रखें, और हम लोग इसको conclude करें। और आवाज नहीं आ रही। है कि आप लोग जो लोग मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग अपना नाम नंबर दे सकते हैं। और ऐसे भी हम लोग तो जुड़े हुए हैं और एक टीम में हम लोग काम कर रहे हैं। जब बात सहकारिता हो रही है, वैदिक सहकारिता, तो हम लोग आवाज में मिलकर के काम डिस्टरबेंस आ कर रही है, सकें। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। अनम्यूट करके बात। शुक्रवार और रविवार को कौन से सेशन रहेंगे, स्पेशल सेशन? एक बार रिपीट करिए। हेलो। जी अवतार मेहर बाबा साहब, आज का टॉपिक है, उस पे आप कुछ कमेंट्स दीजिए। अभी वो थोड़ा सिस्टम चेंज है, वो फ्रेश नहीं, तो वो शनि वो शुक्रवार और वीकली होते थे, डे वाइज होते थे, वो अभी थोड़ा चेंज है। आज के टॉपिक पर आपसे कुछ नहीं, आपसे आप बोलिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, काफी दिन बाद आए हैं। काफी दिन बाद। नहीं सर, ये तो कलयुग और सतयुग का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, तो सब दुनिया सनातन की बातें कर रहे हैं। ये ईश्वर के कार्य में अगर हम सहभागी है तो बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत ही सुधने लोगों का एक एक समूह बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसके लिए तो सबको सब काबिले तारीफ है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब पर। इसका हमें हम इसमें इसके बारे में कॉन्शियस है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ना है और क्या करना है ना। वो मेहर बाबा ने तो कहा था, आप में दुर्गुण तो रहेंगे, वीकनेसेस रहेंगे, दुर्गुण नहीं वीकनेसेस रहेंगे, लेकिन उसकी चिंता मत करना। कि उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया था कि कांटे का उदाहरण दिया था। जैसे आपके पास ज्यादा कांटे रहेंगे तो उसकी दीवार बन सकती है, तो वो दुश्मन भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लाइक माइंडेड लोग हम जुड़ेंगे, भले दुनिया अपने को दुर्गुण वाले व्यक्ति के रूप में देखे,
लेकिन हम एक अच्छी दीवार बन सकते तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही समाज सुधारना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आप क्लोज अब मैं करवाइए। निवेदन करूंगा कि इसको कंक्लूड कर दिया जाए। और हाँ जी आचार्य जी करिए, आप करिए। आप ही कंक्लूड कर दें। नहीं, आप करें तो अच्छा है, आप करिए। हाँ देखिए, दरअसल सबसे बड़ा यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमने शुरू किया था संगच्छध्वम संगद्वम संगो मननुसि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजना न उपासते समानी वो आकुति समाना हृदय निवा समानमस्तु मनो यथा वह शुषा सती। तो इसीलिए हम लोग इसको उसी भाव के साथ हम लोग इसको हर जगह जितने भी जो बातें आज बताई गई उसमें सबसे पहला जो बात है वह बात ये हो कि हम लोग मिल करके क्या कर सकते हैं, पहला यहाँ से योजना बनाया जाए और जिसका भी जो सहयोग हो सकता है उसको करें। और फाइनली हम लोग इस पर एक्शन प्रोग्राम लें और जितनी बातें आज हुई है उन बातों पर हम लोग ये डॉक्यूमेंट बनता है और हमारी जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग सब लोग जो लोग भी जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं जहाँ आप लोगों को ये मिलता है मैसेज, वहाँ पर ये वीडियो भी डाल दी जाएगी। और उसके अलावा भी जो लोग भी साथ जुड़ना चाहते हैं, मैंने अपना नंबर डाल दिया है, आप लोग को शायद चैट बॉक्स में मिल गया होगा, तो जिनको नहीं मिला है वो फिर से मैं डाल देता हूँ चलते चलते। तो एक ये है हमारे, और आज हमारे धर्ममूर्ति पंडित लक्ष्मण बाली योगी जी आए, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और अंत में 2 मिनट में चूंकि हम लोग समाप्त कर रहे हैं तो हमारे एनजी एग्रो से हमारे साथी जो जुड़े हैं वो अपनी बात रखना चाहेंगे, हाथ उठाया आपने, तो अंतिम में आप अपनी बात रखें। जी धन्यवाद। एनजी एग्रो की तरफ से कौन है? अपने हाथ उठाया हुआ है, आप अपनी बात रखें। एनजी एग्रो की तरफ से कौन है? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग यहाँ पधारे। और मैं यही फिर से निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारे या जो भावधारा है, ये आपने लिखा है यहाँ पे, साथ चले साथ बोले, ये हमारा सामूहिक प्रयास रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम और नाम नंबर भी दे देते तो अच्छा रहता। एनजी एग्रो, ये था। हम सब इस भावधारा के साथ समाप्त करते हैं। हम लोग इसको हर अपने जो गुरुकुल है, ये हमारी शुरुआत ही इसी से होती है। हमारी प्रार्थना जो हम लोग मेडिटेशन ध्यान करते हैं आनंद मार्ग में, वह भी हमारा इसी से होता है, जिसे हम धर्म चक्र कहते हैं। संगच्छध्वम संगदध्वम से ही शुरू होता है। तो इसी भावधारा के साथ हम लोग फिर समाप्त करते हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। तो जी जी भ्रातृ सभी को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, नमस्कार। जय म्यारो। जी धन्यवाद संजय पाटिल जी प्रणाम, धन्यवाद जी। यथाशीघ्र भेंट होती है हम लोगों की। ये जी प्रभु, फिर मिलते हैं। हाँ, धन्यवाद। हाँ प्रभु, यथाशीघ्र भेंट होती है हम लोगों की।
जी जी, आपका नंबर हरिओम प्रभु। अभी एक बार हाँ हाँ, एक बार सेव कर क्या लें। है, चैट बॉक्स से निकालना हाँ पड़ेगा जरा, फिर से आप बोलिए हाँ, क्या नोट हुआ, करिए, मैं उधर से नहीं कर पा 7379। एक मिनट रुकिए अच्छा, रुकिए, आवाज चली गई, एक मिनट, फोन आ जाता है बोलो। ना तो आवाज चली जाती हाँ हाँ, है। हाँ बोलिए। 7373 73 79 79 101 101 763 763, धन्यवाद। 3। ठीक प्रभु, हरि 76, हो गया। हाँ जी प्रभु, सही है। धन्यवाद। धन्य हाँ ये दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ, दिख रहा जी जी धन्यवाद, ठीक नमस्कार, ठीक राधे राधे। श्री तो राधे लीव राधे। अभिषेक जी नहीं है तो एंड मीटिंग एंड में इसको लीव करने के अच्छा बाद एंड अच्छा, करेंगे। जी जी, ठीक ठीक प्रभु, होस्ट पता नहीं किनको बनाया मैंने। ठीक। चलो ठीक है, मैं एंड कर देता हूँ। ठीक।